नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न साथी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी एग्जाम में इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। यह वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही यूजफुल होगा, इसीलिए साथी इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन जीके के किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? गेहूं का खेती कहता है इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कहता है कौन मिट्टी से संबंधित है? तो चनोजम मिट्टी से संबंधित है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही गेहूं से अधिक सारे प्रश्न बनते भी है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप सुनिए साथी, आपको याद हो जाएंगे। अगर पूछा जाए आपको गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है, तो आप बोलिएगा रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है। और दोस्तों रबी फसल की बुआई जो की जाती है, इसकी बुआई किस माह में की जाती है? तो बोलिएगा नवंबर दिसंबर में दोस्तों इसकी बुआई की जाती है। और इसका कटाई अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो मार्च अप्रैल में दोस्तों इसकी कटाई की जाती है रबी फसल का। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो गेहूं में कौन प्रोटीन पाया जाता है, यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। गेहूं में कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो आप बोलिएगा ग्लूटीन प्रोटीन। ग्लूटीन प्रोटीन दोस्तों गेहूं में पाया जाता है। गेहूं का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, वनस्पति नाम पूछा जाए, तो बोलिएगा ट्रिटिकम एस्टिवम दोस्तों गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है। जितने बात दोस्तों हम बोले सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को जबरदस्त तरीके से आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों अगर आपको पता है तो। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही है? कहता है निम्न आय, कहता निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? इस 4 में से कहता है कौन एक कथन है जो सही नहीं है? फर्स्ट नंबर में कहता है RBI की स्थापना 1949 में हुई थी। दोस्तों RBI की स्थापना याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में किया गया था RBI का स्थापना। और याद रखिएगा RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। तो पहला नंबर का ही ऑप्शन गलत दिया गया, इसका मतलब ऑप्शन ए दोस्तों गलत है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न का था राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप विकल्प डी को लॉक कीजिए। 22 जुलाई 1947 को दोस्तों मान्यता मिली राष्ट्रीय ध्वज को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपना भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को दोस्तों
पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, तो पिंगली वेंकैया बोलिएगा। और दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का आपसे अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बोलिएगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में साथी पूछे गए प्रश्न हैं। अगर दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए उस प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं, और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथी बार बार रिपीट किए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए प्रश्न कहता है किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है यह अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए में ही दिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद में दोस्तों इसका चर्चा है, तो आप बोलिएगा आर्टिकल 352 में है। याद रखिए राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा के बारे में। अगर दोस्तों वित्तीय आपातकाल अगर आपसे पूछता तो आर्टिकल 360 बताते, यानी अनुच्छेद 360। तो दोस्तों कितने बार घोषित किया गया है, तो 3 बार। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए इसमें से क्या आवश्यक नहीं है। कहता आयु 35 वर्ष हो, यह दोस्तों आवश्यक है। कहता पढ़ा लिखा हो, दोस्तों पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो चलेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। सी में दिया गया सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह सही बात है। और दोस्तों देश का नागरिक हो, यह भी सही बात है। इनमें से कौन आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के लिए। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप सुनिए। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो आप बोलिएगा ब्रिटेन देश से राष्ट्रपति के पद को लिया गया है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। और साथ ही याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, अनुच्छेद 61 में चर्चा किया गया। वर्तमान में अपना भारत देश का राष्ट्रपति कौन है, अगर साथी आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमको उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर बताइएगा, वर्तमान में दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रपति कौन है। प्रश्न कहता है लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहले अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसको दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जेबी कृपलानी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। देखिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न का था वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। किसके द्वारा दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। किसके द्वारा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 74 में है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों संसद के अंग है। दोस्तों संसद के याद रखिएगा 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों संसद अनुच्छेद 79 में है और लोकसभा साथी अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा पूछा जाए तो 80 में है। राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1897 में खोज किया गया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, यह याद रखिएगा परमाणु के नाभिक के चारों ओर
चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपको 9.1094 गुना 10⁻⁻31 kg होता है। अगर आवेश पूछा जाता तो ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर देते। ऑप्शन सी में साथ ही इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता कार्नेलाइट किसका अयस्क है। यह दोस्तों किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का अयस्क होता है। मैग्नीशियम धातु याद रखिए यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए जो क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का प्रतीक भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो Mg, परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है, याद रखिएगा। अगर यही आपसे जिंक का अयस्क पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, तो केलेमाइन। केलेमाइन साथी किसका अयस्क का नाम है, तो यह है आपको नाम है जिंक के अयस्क का, जिसको जस्ता बोला जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है और इसका संकेत Zn होता है। सोडियम का बात करते हैं तो सोडियम का अयस्क दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बोरेक्स यानी सुहागा। बोरेक्स पूछा जाए दोस्तों किसका अयस्क है जिसको सुहागा के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलिएगा सोडियम का अयस्क है। सोडियम का प्रतीक होता है Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है और सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। वैसे दोस्तों चाकू से 3 धातु को काटा जा सकता है, सोडियम, लिथियम और पोटासियम। तीनों धातु मुलायम धातु होती है, याद रखिएगा। सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबाकर रखा जाता है। अगर हम कैल्शियम का बात करते हैं तो कैल्शियम का अगर पूछा जाए तो एस्बेस्टस दोस्तों किसका अयस्क है, कैल्शियम का। और याद रखिएगा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक ढलवा लोहा में पाया जाता है, उसके बाद पिटवा लोहा में, उसके बाद मृदु इस्पात में। इसका मतलब सही क्रम ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगर हम कार्बन का बात कर लेते हैं तो कार्बन है दोस्तों अधातु, याद रखिएगा अधातु है कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 6 होता है। कार्बन की संयोजकता एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कितना होता है 4 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। सल्फर मिलाया जाता है। सल्फरे को क्या नाम दिया जाता है, तो गंधक इन्हीं को कहा जाता है। प्रतीक पूछा जाता है S, परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 16 बोलिएगा सल्फर का। क्लोरीन का दोस्तों प्रयोग जल को साफ करने में किया जाता है और इसका प्रतीक पूछा जाए तो Cl, परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का। ब्रोमीन का बात करते हैं तो ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br, परमाणु क्रमांक 35 होता है। आपसे पूछा जाए कमरे के तापमान पर वह कौन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन बोलेगा। आयोडीन दोस्तों होता है अधातु, लेकिन यह चमकीला होता है आयोडीन का अगर हम बात करते हैं तो। कहता है हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लूओरीन है। ऑप्शन ए में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। दोस्तों कौन विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी दोस्तों इसे हार्मोन कहा जाता है, यह सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है। और याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। और दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग इसी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख स्रोत गाजर होता है और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और रतौंधी नामक रोग यह आंख से संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल आप बोलिएगा। दोस्तों विटामिन बी के कारण बेड़ी बेड़ी नामक रोग हो जाता है। और याद रखिएगा विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। और दोस्तों विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोला जाता है। विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है। विटामिन B3 की कमी के कारण
पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगर विटामिन सी का बात करते हैं तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है आपको आंवला होता है। और याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और दोस्तों विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कहता है किसे बटन सेल कहा जाता है, किसको बोला जाता है? तो इसका सही जवाब मरकरी सेल को बोला जाता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है लिटमस विलियन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलियन का अगर बात किया जाए तो यह बैगनी रंग का हो जाएगा। कौन रंग का? बैगनी रंग का हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम लिटमस का बात करते हैं तो यह एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या होता है? तो यह एक याद रखिएगा प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस अम्ल। दोस्तों नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार याद रखिएगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। दोस्तों एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट्स से होता है। पहला ऑप्शन सही है। अगर हम बात करते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6। दोस्तों 5.6 से कम जिस वर्षा का पीएच मान होगा उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। 7.0 यानी 7 यह उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है? तो कवक है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये सारे प्रश्न साथी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से किस विटामिन का नाम बायोटिन है? तो विटामिन B7 को बायोटिन बोला जाता है। इसी को H भी बोला जाता है। याद रखिएगा ये सभी बात को। और विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो नियासिन बोला जाता है। इसकी कमी कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहता उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? आपसे उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है। महादेव पहाड़िया दिया गया है। उसके बाद दिया गया सह्याद्री पर्वत। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दिया गया है। दोस्तों अनुक्रम पूछा जा रहा उत्तर से दक्षिण। तो पहले आप ऑप्शन ए बोलिएगा महादेव पहाड़िया हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उसके बाद सी हो जाएगा। उसके बाद सह्याद्री पर्वत हो जाएगा। उसके बाद बी हो जाएगा। याद रखिएगा सह्याद्री पर्वत दोस्तों पश्चिमी घाट में फैला हुआ है और महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता पेनल्टी स्ट्रोक कितने कहता है फासले। यहाँ पर साथी फासले याद रखिएगा। कहता है फासले से मारा जाता है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में 8 गज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 16 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा जाए तो 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। विकल्प बी आपको सही हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछा जाए जो बताइए तो उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
निम्न में कौन पौधा का प्रजनन अंग है? इनमें दोस्तों कौन पौधा का प्रजनन अंग है? तो प्रजनन अंग पुष्प है यानी फूल है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है जनगणना 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप महाराष्ट्र बोलिएगा। पहला स्थान पे दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी, दूसरा स्थान पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? महाराष्ट्र। और तीसरा स्थान पे दोस्तों अपना बिहार। क्या साथी? अपना बिहार तीसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर पश्चिम बंगाल और पांचवा स्थान पर आंध्र प्रदेश आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न का था भारत भारती के लेखक है दोस्तों। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बात करते हैं तो साथी इसका अगर पूछा जाए तो अर्चना, अर्चना के लेखक यही है। और याद रखिएगा किसका लेखक? गीत गुंज, गीत गुंज को इसी ने लिखा है। गीत गोविंद दोस्तों जयदेव हो जाएगा। गीतांजलि हो जाएगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का बात करते हैं तो यामा, यामा के लिए दोस्तों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। रामधारी सिंह दिनकर का बात करते हैं तो उर्वशी, और उर्वशी के लिए दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। रश्मि रथी भी इन्हीं का है, रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? दोस्तों लीग ऑफ नेशंस इसका गठन कब हुआ? इसका गठन अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1920 में इसका गठन हुआ, याद रखिए। कब? 1920 में। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी में दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्न में से किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? तो हीमोफीलिया को बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और हीमोफीलिया नामक रोग में दोस्तों रक्त का थक्का, याद रखिएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है, यही रोग में अगर पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हंसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आप ऑप्शन ए बोलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा हंसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और एक आप बोल सकते हैं तो प्रेसिपिटिन परीक्षण का भी उपयोग किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, कहता है विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यतः होती है 5 से 10 वर्ष, 5 से 15 वर्ष, 5 से 20 वर्ष, 5 से 25 वर्ष दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 से 20 वर्ष हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन दोस्तों डीसी इसका मुख्यालय है। किसका? विश्व बैंक का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है रामवृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्यिक रचना कहाँ की थी? कहाँ की थी? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? जेल की सलाखों के पीछे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी को दोस्तों कलम का, याद रखिएगा, जादूगर भी बोला जाता है। अगर कलम का सिपाही पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद, और दोस्तों कलम का जादूगर पूछा जाए तो रामवृक्ष बेनीपुरी आप लॉक कर सकते हैं। कथा प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है, याद रखिएगा। इसके लिए सबसे प्रभावकारी रंग पूछा जाए तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा लाल, हरा और नीला, ये तीनों रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है साथी भारत के राष्ट्रीय आय आंकड़ों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आकलन
किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 243 के आई। साथ ही इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में दोस्तों आप बता सकते हैं इसके अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए। पता तुर्की की राजधानी है दोस्तों, तुर्की की राजधानी पूछा जा रहा है। आप याद रखिए तुर्की देश का नया नाम दोस्तों तुर्की हो गया है। तुर्की देश का नया नाम, इसकी राजधानी पूछा जाए तो अंकारा बोल सकते हैं। मस्कट दोस्तों अगर पूछा जाए किस देश की राजधानी है तो ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है पटाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, श्रीलंका, वेनेजुएला, इसमें से कौन देश में पाया जाता है? तो श्रीलंका देश में पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। कहता मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक तो मेलानिन बोलिएगा, और त्वचा यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो बोलिएगा यकृत, और अंग पूछा जाए तो बोलिएगा क्या? त्वचा बोलिएगा। प्रश्न का था वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाट में दोस्तों यह स्थित है। विकल्प बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस सामान्य अध्ययन जीके के आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? कौन है? अमोनिया, कहता मेथनॉल, एस्टर, फिनॉल। एस्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।